बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 23 में जो हमने टॉपिक शुरू किया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ना सिर्फ ख़त्म करेंगे बल्कि हम एक नया टॉपिक भी हम इंशाल्लाह उल अज़ीज़ शुरू करेंगे। लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में आपने 4-5 लेक्चर्स में आपने देखा कि हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को थॉरोली डिस्कस किया for heat equation and for wave equation, and in the last class we started for the Laplace equation as well जी। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमने Laplace equation को as a special case लिया था heat conduction problem का in 2 dimension जी, ठीक है, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की बात की थी और उसके बाद फिर हमने उसको डिस्कस किया, बट ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स में उसको ख़त्म नहीं कर सका था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम उसको वहाँ से ही शुरू करेंगे और उसको वहाँ पे हम इंशाल्लाह अज़ीज़ ख़त्म करेंगे जी, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू में देता चलूँ कि हमने अभी तक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में किया क्या है जी। हमने हीट कंडक्शन प्रॉब्लम में बेसिकली ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किए। रॉड विद इंसुलेटेड एंड पॉइंट्स, रॉड विद मिक्स्ड होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशंस, rod with an end point in zero temperature medium, and the heat conduction in a thin uniform circular ring, which is a very important in practical point of view जी, ठीक है। ये बड़ा important था और इंशाल्लाह जब आप आगे इंजीनियरिंग या जैसे भी फील्ड में जाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, इसमें वेरिएशन मिलेगी। हीट कंडक्शन इन अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग जी। Then we discussed the wave equation, and in the wave equation we discussed the 2 major topics: when the string is fixed on the endpoints and when the string is free with free endpoints, ठीक है। And then the Laplace equation को हमने डिस्कस किया था, शुरू किया था डिस्कस करना, लेकिन अभी हमने उसको फाइनल टचेस नहीं दिए। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि Laplace equation को जहाँ पे हमने शुरू किया था वहाँ से हम लेके चलें और आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि हमने Laplace equation को हमने कंसीडर किया था स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इन 2 dimensional region टू बी स्पेसिफिक। कंसीडर द equilibrium temperature inside a rectangle, and this is a rectangle in which the size of one side is L and the size of the other side is H. When the temperature is a prescribed function of position on the boundary, then the equilibrium temperature satisfies Laplace equation. This is the Laplace equation with boundary conditions. On when x is at x is equal to 0, u of 0y is equal to g1 of y at x is equal to L. Since x varies from 0 to L, so I have for the whole line, here I should show the picture. Here you see that this is a line where y is equal to 0 in the whole line, and this is the line where x is equal to 0. So this is the line when x is equal to 0, so this is the function of u is g1 of y, is a function of y only. And similarly here when x is equal to L, it is again a function of y only. Similarly here when x is equal to when y is equal to 0 and x varies from 0 to L, so it is f1 of h and similarly f2 of h जी। तो इस प्रॉब्लम को लास्ट टाइम हमने यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ f1 of h, f2 of h, g1 of y, g2 of y are given functions of x and y only। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये जो इसका थीम था कि अब इसके ऊपर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एग्जैक्टली अप्लाई नहीं किए जा सकते। वाई मेथड हमने अभी तक जितना भी हमने काम किया उसमें हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस थी वो होमोजीनियस थी। नॉन होमोजीनियस हमारे पास जो कंडीशन थी वो इनिशियल कंडीशन थी, चाहे वो वेव इक्वेशन हो चाहे वो हीट इक्वेशन हो। बट नाउ वी हैव नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन एज वेल, क्योंकि अब हमारे पास इनिशियल कंडीशंस तो है ही नहीं। तो जो दोनों वेरिएबल्स हैं उन दोनों के ऊपर मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस ही होंगी। एच के ऊपर भी 2 बाउंड्री कंडीशंस हैं और वाई के रेफरेंस से भी मेरे पास 2 बाउंड्री कंडीशंस हैं, और ये चारों के चारों मेरे पास नॉन होमोजीनियस है। तो इसको मैं कैसे एड्रेस करूँ? तो एक आइडिया मेरे पास आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं बहुत सारे इसको डिकम्पोज कर लूँ अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स में u1, u2, u3, u4 और अप टू सो ऑन, तो अगर मैं उनको अलग-अलग सॉल्व करूँ, इफ आई टेक द सॉल्यूशन ऑफ एवरी सेपरेट प्रॉब्लम एंड कंबाइन देम, तो मेरे पास एक
जनरल सोल्यूशन आ जाएगा जिसे मैं कहूँगा कि दैट इज माई सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम दिस वन जी। सो द आइडिया बेसिकली ये है कि हम अपने इस जो रेक्टेंगल है यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं इसको मैं 4 डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस जी। अब देखो ये मेरे पास गिवन प्रॉब्लम था, मैं इसको अगर इस तरह से डिवाइड कर लूँ कि मैं इस रेक्टेंगल में जहाँ पे मैं मानता हूँ कि मेरा लेप्लास इक्वेशन होल्ड करती है फॉर सम फंक्शन u1 और u1 इज इक्वल टू f1 of x on when where y is equal to 0 and remaining whole sides this u1 is equal to 0। ये आपको 0 दे रहा है जी हर साइड के ऊपर। सिमिलरली इस फिगर के लिए अगर आप गौर से देखो तो दिस इज u2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर u2 यहाँ पे 0 कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे इसको नॉन 0 लेता हूँ जी, ठीक है। और सिमिलरली मैंने इन चारों को देखे। अब आप गौर से देखें तो अगर मैं अपर साइड को ऐड करना चाहूँ तो बाउंड्री कंडीशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सिमिलरली द लेफ्ट साइड आपको दे रही है u1 इज इक्वल टू 0 और u1 u2 u3 एंड u4 इनको ऐड करेंगे तो ये u आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो आप अपने प्रॉब्लम को डीकम्पोज कर रहे हो, यानी इस प्रॉब्लम को आपने डीकम्पोज किया, एक ये प्रॉब्लम ले लिया, ये दूसरा प्रॉब्लम था, ये तीसरा प्रॉब्लम था और ये आपने चौथा प्रॉब्लम ले लिया जी। इन प्रॉब्लम में आप कर क्या रहे हो, आप देखो कि यहाँ पे आपने इनको अगर आप ऐड करो इन सारे प्रॉब्लम्स को, ये 1 2 3 4 इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर आप ऐड करो तो आपके पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप गौर से देखो तो अब दिस इज होमोजीनियस इन एच जी। जब एच की बाउंड्री कंडीशन होनी तो ये होमोजीनियस है, एटलीस्ट 8 वेरिएबल में हमें होमोजीनियस कंडीशन मिल चुकी है जी। सिमिलरली दिस इज होमोजीनियस इन वाई and this is homogeneous in x again and this is homogeneous in y again, ठीक है। सो अब बेसिकली 8 वेरिएबल के ऊपर मेरे पास होमोजीनियस है, दूसरे के पास नॉन होमोजीनियस है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को मैं डील कर चुका हूँ वेव इक्वेशन में। जब मेरे पास टाइम के रेफरेंस से 2 डेरिवेटिव थे और एक्स जो स्पेस के रेफरेंस से मेरे पास 2 डेरिवेटिव थे, तो मेरे पास जो नॉन होमोजीनियस कंडीशन थी वो इनिशियल कंडीशन थी, ठीक है, बट बाउंड्री कंडीशन में मेरे पास होमोजीनियस हो रही। तो अब देखें ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे चला आ रहा है, लेकिन अब मैं इसको आपको एज ए होमवर्क नहीं कहूँगा कि आप इन सबको खुद से सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए और पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास मुझे ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, और ये ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन इज ए न्यू वर्ड फॉर यू राइट नाउ, ठीक है, ये नया लफ्ज़ है। तो मुझे पहले इसको बताना पड़ेगा कि आप अपने सोल्यूशन को किन हालात में ट्रांसलेट कर सकते हो और क्यों करते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मैं क्यों ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो उस रीज़न को बताने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व ओनली दिस वन प्रॉब्लम जी। बाकी तीनों प्रॉब्लम जो हैं वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। दैट इज़ योर होमवर्क, नॉट असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। ये होमवर्क है आपका। और इससे बात क्या होगा, देखिए दिस इज u4, दिस इज u3, दिस इज u2, दिस इज u1। आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या इसको सॉल्व करना है तो यू कैन गेट u1, दिस विल गिव यू u2, दिस विल गिव यू u3 एंड दिस विल गिव यू u4। एंड आफ्टर विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग, not help but applying the principle of superposition, we can achieve this the solution of this problem, that is u is equal to u1 plus u2 plus u3 plus u4. So now I am going to solve this only one problem. The given problem is partial 2u by partial x square plus partial 2u by partial y square is equal to 0. Of course I just followed this 4. मैं इस फोर्थ प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो बाउंड्री कंडीशन मेरे पास हैं u4 of 0l is equal to g1 of y, u4 of ly। मैं अपने नोट साथ रखे हुए बजाय इससे अगर मैं इसको आगे पीछे करूँ, u4 of h0 जब y ये भी मैंने 0 रखा है, और u4 of h0 सॉरी h मेरा सेम रहेगा और h मेरा वेरी करता है, तो ये भी 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम है जिसको मैंने एड्रेस करना है। अब इसका सोल्यूशन में देखने जाऊंगा तो ऑफ कोर्स जो क्लासिकल वे है वो ये है कि मैं आई हैव टू टेक u ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू x of x and y of y. So substituting this value here, the solution, and of course this is not equal to 0, ये हमें पता है, और इसी वैल्यू जब मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट करूँगा तो आई विल गेट x डबल बार y प्लस x y डबल बार, इसको मैं थोड़ा सा इज इक्वल टू 0 जी, और यहाँ से आई विल गेट minus y double bar over y, and the left side is pure function of x only and the right side is pure function of y only, so this must be equal to some constant lambda. Look, यहाँ पे मैंने प्लस लैम्डा लिया, इससे पहले वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन लिए मैंने माइनस लैम्डा लिया। क्यों लिया? जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस, अपनी सहूलत के लिए लिया। अब ये प्लस लैम्डा इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पे ये माइनस है और मेरे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, जो होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन है वो वाई के रेफरेंस से हैं, तो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए जी। तो क्योंकि अगर मैं इसको माइनस लैम्डा लेता हूँ तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करके मुझे माइनस लैम्डा डाल देगा, तो मैं यूजुअल वे से हट जाऊंगा, तो उससे हटने के लिए फिर मैंने यहाँ पे लैम्डा को प्लस ले लिया। बट ऑफ कोर्स इन दिस मैटर लैम्डा मस्ट बी लेस देन 0 जी, लैम्डा 0 से छोटा ही होगा जी, ठीक है। अब मैं इसको जब सिंप्लीफाई करता हूं तो आई विल गेट दीज टू इक्वेशंस जी, एंड ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई जी। फॉर बाउंड्री कंडीशंस बेसिकली मैं क्या करता हूं कि यू इन दोनों को यूज करूंगा, क्योंकि ये तो एक नॉन होमोजेनियस आ रही ना एच से रेफरेंस से, तो फिर मैं इसको यूज नहीं करूंगा, इसको मैं एंड पे अपने प्रॉब्लम के साथ एड्रेस करूंगा। तो बाउंड्री कंडीशंस आ रही u 4 of h0, this is 0, so x of h and y of 0 is equal to 0. x of h तो 0 हो नहीं सकता, वजह क्योंकि ये अगर x of h 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, जिसको मैंने नॉन 0 लिया हुआ है, so this implies y of 0 is equal to 0. Similarly y of h दिस इज इक्वल टू 0 जी, ये 0 इक्वल हो गया, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल टू 0 हो गए तो अब मैं बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट वी सॉल्व is equal to 0 and the boundary condition is y of 0 is equal to 0 and y of h is equal to 0 जी। जब आपके पास ये आ जाए तो अब आप यहाँ से इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे, तो वो समथिंग लाइक दैट डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा लैम्डा, ऑफ कोर्स ये स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा आ गया। तो आपके पास यहाँ पे y ऑफ y जो होगा सोल्यूशन a cos of square root of lambda y plus b sin of square root of lambda y. So students, अगर आप पहली कंडीशन सब्स्टिट्यूट करो तो y of 0 is equal to 0, this is 0 is equal to a cos of 0 plus b sin of 0 जी। So it gives you a is equal to 0 जी, ठीक है। cos 0 1 होता है, ये sin 0 इस होल टर्म को 0 कर देगा, तो a is equal to 0 एंड जब आप इस कंडीशन को लो रहे हो y of h is equal to 0, ये काम आप बहुत दफ़ा कर चुके हो, ठीक है। तो आपके पास 0 इज इक्वल टू ए, ये टर्म तो 0 हो रही ना, a क्योंकि 0 था, प्लस b साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l। तो इसको नॉन जीरो होने के लिए ऑफ कोर्स b तो मेरा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा b भी 0 हो जाए तो मेरा a भी 0 है, b भी 0 है, तो y ऑफ y 0 हो जाएगा, जो इसको कबूल नहीं है, ठीक है। सो फॉर b इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स आई हैव ओनली वन कंडीशन, साइन लैम्डा h इज इक्वल टू 0 जी।
और यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू लिख सकता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एल इज इक्वल टू साइन ऑफ एन पाई, और क्योंकि ये भी जीरो होता है और फॉर एवरी एन वेरीज फ्रॉम 1 to 3 अप टू सो ऑन जी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा एल इज इक्वल टू एन पाई, नॉट एल, दिस शुड बी एच हियर। एक्चुअली प्रैक्टिस में हमारे पास एल चला आ रहा है तो मैंने एल ही लिख लिया, तो दिस शुड बी एच एन पाई, एंड square root of lambda is equal to n pi over h. This implies lambda is equal to n pi over h whole square, ठीक है। जब ये आपके पास सोल्यूशन आ गया तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा y n, उसको मैं लिख लेता हूँ y is equal to a n sin of, क्योंकि अब n इन्वॉल्व हो गया तो दिस इज आई कैन राइट लैम्डा को मैं अंडर रूट n लिख लेता हूँ, तो ये आ गया तो n पाई ओवर h y। सो दिस इज वन सोल्यूशन जी, ठीक है। a n और a n इज सम कांस्टेंट हियर जी। नाउ कम टू द एक्चुअल प्रॉब्लम जी, जो था मेरे पास h के ऊपर जी, ठीक है। सो h की जो इक्वेशन है h डबल प्राइम माइनस लेमडा h इज इक्वल टू 0, इसको मैं स्टार 1 कह देता हूँ, इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और लेमडा को मैंने लेस देन 0 लिया। और लेमडा की वैल्यू क्या है जी, लेमडा की वैल्यू है n पाई ओवर h, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका जो सोल्यूशन होगा उसको मैं अगर मुझे अलाउड करो तो m स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा, ठीक है जी। और लेमडा की वैल्यू आपके पास मौजूद है n पाई ओवर h होल स्क्वायर। सो n पाई, दिस इज स्क्वायर रूट, देयरफॉर आई विल गेट n पाई ओवर h जी। सो जो मेरे पास h ऑफ h आ गया सोल्यूशन, वो आ गया, अगर मैं इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्योंकि आगे मैंने इसका आपने देखा होगा कि मैं सीरीज सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होता हूँ, तो मैं बजाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के मैं हाइपरबोलिक में लिखना पसंद करूँगा कि a1 cos हाइपरबोलिक n पाई ओवर h x, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा जी। देखे ना m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आई n पाई ओवर h जी, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस a2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ n पाई ओवर h x जी, ओके। सो 1 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ पे रोट लेता हूँ जी, ठीक है। ये इसका हिस्सा नहीं है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। बेसिकली दिस इज अ वेरी राइट सोल्यूशन, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो हम चाहते हैं, ओके। और उससे रीज़न ये है कि ये जो आपकी कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशन जब आप अप्लाई करें तो आपके पास कांस्टेंट्स आने चाहिए जी, ठीक है, a1 और a2। अब मेरे पास जो बाउंड्री कंडीशन, होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन है, वो है u4 ऑफ h l, जो इसके साथ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो h ऑफ l इज इक्वल टू 0 दे रही है जी, ठीक है। और h ऑफ 0 जो है वो g1 ऑफ y आ रहा है जी, ठीक है। ये मुझे वहां से मिल रहा है जी, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरे पास इशू ये है कि जब मैं h ऑफ l is equal to 0 लेता हूँ, look at this, substitute this thing, 0 is equal to a1 cos hyperbolic n pi over h l plus a2 sin hyperbolic n pi over h l j। तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा, I am not in the position to simplify these things. Look at this, l और h, they are different from each other, otherwise it must be a square। मैंने रेक्टेंगल लिया है जिसमें l और h दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, वो इक्वल नहीं है, तो अब ये रेक्टेंगल और इनको मैं इस तरह से सॉल्व भी नहीं कर पा रहा। तो आपने यूजुअली देखा होगा कि इनमें से एक टर्म 0 हो जाती है, तो फिर वो मुझे बड़ी आसानी के साथ दूसरी टर्म मुझे मिल जाती है, बट इन दिस केस आई एम नॉट इन द पोजिशन टू डू एनीथिंग। सो फिर मैं करता क्या हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं अपने जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ सोल्यूशन में कोई कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ। याद रखें, सोल्यूशन में ऐसा एडिशन
कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, इट इज अलाउड। ओके, यानी आप उसमें कोई चीज ऐड, अगर उसमें साइन हाइपरबोलिक क्रॉस हाइपरबोलिक ऐड कर दूं तो फिर ये इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इस सॉल्यूशन में, और अगर मैं ट्रांसलेशन के बाद मेरे पास समथिंग लाइक दैट ये बचे। इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लिख भी दूं कि होता क्या। वी हैव द कंडीशन, ताकि इन बाद में वी हैव द कंडीशन h of l is equal to 0 if we substitute this boundary condition। आपने देखा कि हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। if we substitute this boundary condition, BC is for boundary condition, then we are not in the position, then we are not in the position to obtain any constant J। ठीक है, पहली बात तो यहाँ से आप देखेंगे, अब A1 एक इक्वेशन से आप A1 और A2 दोनों को कैसे फाइंड आउट करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अनलेस अदरवाइज यू आर डूइंग सम न्यूमेरिक्स समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब A1 और A2 जो है, एक इक्वेशन से आप दो अननोन नहीं निकाल सकते। दो अननोन्स लिए दो इक्वेशंस का होना जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो हम इस पोजीशन में नहीं है अब कि हम A1 या A2 की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से फाइंड आउट करें। इस कंडीशन में जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, therefore the only possibility is we translate our solution by assuming that our origin is our origin is at h is equal to L और h star is equal to h minus L। यानी मैं कर क्या रहा होता हूँ, पहले मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं at h is equal to 0 ये था। ठीक है, इस यहाँ से मैं रेफरेंस, इसको रेफरेंस पॉइंट बनाता होता हूँ, हमेशा याद रखें जब भी मैं सोल्यूशन को देखता हूँ। अब मैं रेफरेंस पॉइंट h is equal to L को बना लूँगा जी। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर देता हूँ जी। ठीक है, अब जो मेरा सोल्यूशन होगा वो किस तरह का बन जाएगा? h of h is equal to A1 cos hyperbolic n pi over h h minus L plus A2 sin hyperbolic n pi over h h minus L जी। लुक, ये जो चीज आई है आपके पास, ये सेम है, ये सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन इज सेम विद दिस थिंग जी। कैसे? जब आप इसको ओपन करेंगे और उनके कांस्टेंट्स की वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे आप कांस्टेंट को स्पेसिफिक वैल्यूज असाइन करेंगे आप, तो यू विल रीच ऑन दिस थिंग जी। ठीक है, मैं आपके सामने एक छोटी सी इसका जो फार्मूला है, लेट्स से मैं आपके सामने इसको करता हूँ। cos hyperbolic of n pi over h h minus L is equal to cos hyperbolic of n pi over h h cos hyperbolic of, आई थिंक इसका फार्मूला यही है, L और फिर ये माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ n pi over h h and sin hyperbolic of n pi over h L। सिमिलरली आप इसको ओपन करोगे और ये जो A नॉट और A1 अभी ट्रांसलेट हमने वैल्यूज नहीं दी, तो लेट्स से इसको ये टर्म सिमिलरली जो बाकी दो टर्म्स आएंगी वो एड प्लस होते, वो आपको उनको हम कोई नाम दे देंगे। दे आर आल्सो कांस्टेंट। देखिए ना, लुक एट दिस, दिस इज ए कांस्टेंट cos हाइपरबोलिक n पाई ओवर h L, दिस इज ए कांस्टेंट। ठीक है, मैं इसको मैं डिटेल से अब नहीं कर रहा, ये बेसिक चीज है, आपको ये समझनी चाहिए कि आप इसको जस्ट इसको एक्सपेंड करो और दूसरे फंक्शन को भी और ऐड प्लस करोगे तो यू विल रीच ऑन दिस थिंग, जिसमें A1 और A2 की वैल्यूज को आप असाइन करोगे। सो इशू ये है कि
एक तो ये मेथोडोलॉजी है जी, ठीक है, पूरा करो और उसके बाद यहाँ तक पहुँचो, और आप पहुँच भी गए हो, ठीक है, यहाँ तक आप कर भी सकते हो इसको। अदरवाइज जस्ट आप पहले रेफरेंस पॉइंट आपने h इज इक्वल टू 0 बनाया हुआ था, अब आप h इज इक्वल टू L2 बना लोगे जी, ओरिजिन को आप शिफ्ट कर दोगे, ट्रांसलेट कर रहे हो ना अपने प्रॉब्लम। ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, तो इसको जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ इस जगह, सॉरी समथिंग, इस जगह के ऊपर ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है, ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना इसको, इस लाइन को यहाँ पे, तो इसमें कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज द बिहेवियर, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज सेम एज दिस थिंग जी। और ये यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल एक ओरिजिन ड्रा कर दूँ, सॉरी आर्टिफिशियल ओरिजिन ड्रा कर दूँ, तो ये मेरा न्यू ओरिजिन आ जाएगा। दिस इज माई ओल्ड वन एंड दिस इज माई न्यू वन जी। सिमिलरली अगर मैं किसी इस पॉइंट को यहाँ पे अगर मैं ड्रा करना चाहूँ, तो ये मेरा न्यू ओरिजिन आ जाएगा, ट्रांसलेट कर दिया मैंने इसको यहाँ पर, ठीक है। तो इशू ये इस ओरिजिन को मैं ट्रांसलेट कर दूँगा यहाँ पर, और वहाँ से फिर मैं इसको करूँगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि आप ये काम कर क्या है और कहाँ पे किया है। जब आपने बीएससी में प्लेन कर्व्स का चैप्टर पढ़ा था, प्लेन कर्व्स को आप डिस्कस करते हो इन कैलकुलस, हावर्ड एंटनी बुक पढ़ रहे हो, तो प्लेन कर्व्स को जब आप डील करते हो वहाँ पे आपने इसको देखा था, या आपने अगर असम यूसुफ की बुक पढ़ते हो तो 5वां 6वां चैप्टर है शायद उसका, वहाँ पे आपने इसको एड्रेस किया था कि शिफ्ट कैसे करते हैं अपने ओरिजिन को। तो यहाँ पे हम बेसिकली ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट रिमार्क देता चलूँ आपको जी। वो रिमार्क ये है कि आप कब ट्रांसलेट कर सकते हो, आप हर वक्त ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट एवरी टाइम योर सोल्यूशन फ्रॉम हियर टू देयर। कब करते हो, जब आपका ओरिजिनल सोल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता रे, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। द ट्रांसलेशन इज अलाउड ओनली, द ट्रांसलेशन is allowed only when if the differential equation does not change upon translation, does not change upon ट्रांसलेशन जी। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज नहीं होना चाहिए जी। सो नाउ आई हैव दिस सोल्यूशन जी, दिस थिंग। अब मैं मेरी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये जो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे आके फेल हो जाती थी, मैं जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास क्रॉस हाइपरबोलिक 0 1 हो जाता है, तो a1 मेरे पास 0 हो जाएगा। सो मैं आगे करता हूँ इसको, मैं दोबारा लिखता हूँ, लिखना पड़ेगा मुझे ये सोल्यूशन। h of x is equal to a1 cos hyperbolic of n pi over h x minus l plus a2 sin hyperbolic of n pi over h h minus l। जब मैं h of l is equal to 0 को लूँगा तो आप देखेंगे दिस साइड इज 0, दिस इज इक्वल टू a1 cos hyperbolic l minus l, दिस क्रोस 0। ये अचीवमेंट है नहीं, यहाँ पे मेरी ट्रांसलेट करने का मुझे ये फायदा हुआ है। प्लस a2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 0, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, तो दिस गिव्स मी a1 इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है जी, a1 मेरे पास 0 आ गया, और फिर मेरा जो सोल्यूशन बना वो बना h ऑफ x इज इक्वल टू a2 साइन हाइपरबोलिक n पाई ओवर h x माइनस एल। और ऑफ कोर्स जब n इन्वॉल्व हो रहा है तो ये n हो जाएगा। तो u4 जो मैंने लिया था u4 ऑफ एक्स वाई, तो अब u4 n बन जाएगा। ठीक है, x n ऑफ x y n ऑफ y, तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी जी? इनकी वैल्यूज होंगी, सब्स्टिट्यूट करें, एच एन ऑफ एक्स की वैल्यू थी वो उधर पड़ी है, और ए एन साइन एन पाई ओवर वाई जी। तो ये मेरे पास आ गया एच एन की वैल्यू आ रही मेरे पास a2n साइन हाइपरबोलिक n पाई ओवर h
h minus l, y n की वैल्यू आ रही an, and of course this gives me sin. मैं अब पिछली स्लाइड पे जाने से बेहतर है मैंने साथ नोट्स रखे हैं तो मैं वहाँ से देख लूँ. n pi y over h जी. लेट्स चेक, ये कैलकुलेट किया था जी, हाँ यही था जी. तो ये मेरे पास आ गया. अब मैं इसको लिख सकता हूँ बी एन साइन n pi over h y साइन हाइपरबोलिक n pi over h x minus l जी. So this is u4n of xy जी. और u4 of xy किससे इक्वल होगा? By principle superposition, n varies from 1 to infinity u4n of xy जी. तो इसी वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास u4 of xy आ गया समीशन n varies from 1 to infinity bn sin n pi over h y, and this is sin hyperbolic n pi over h x minus l. ठीक है. तो स्टूडेंट्स आपके पास u4 आ गया, लेकिन अभी स्टिल हमारे पास एक कंडीशन रहती है जिसको हमें देखना है, और वो थी un of 0y is equal to g1 of y. I hope so. This one is. ठीक है, चेक करते हैं. आप देखेंगे दिस वन इज u4 of 0y is equal to g1 of y. तो इसी वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो g1 of y is equal to summation n varies from 1 to infinity bn. Look, this is sin n pi over h. ये y का फंक्शन है, एज इट इज रहेगा. जब ये जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा sin हाइपरबोलिक n pi over h माइनस एल जी. दिस इज g1 of y जी. तो अब मैं bn कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखें ये एक फोरियर सीरीज बन रही है. मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे अलाउ करो तो दिस इज समथिंग लाइक दैट bn, इसको मैं ऐसे लिख लूँ साइन हाइपरबोलिक n pi over h minus l and sin n pi over h y g1 of y. So this is a Fourier series with this constant जी. ये constant किससे इक्वल हो जाएगा? bn sin hyperbolic n pi over h into minus l. This is equal to 2 over h. Since मैं h के ऊपर बात कर रहा हूँ, y के रेफरेंस में Fourier सीरीज देख रहा हूँ. ठीक है, y के रेफरेंस से y की लेंथ कितनी है? h है जी. 0 to h g1 of y sin n pi over h y और dy जी. ठीक है, तो bn की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है जी? bn is exactly equal to 2 over h sin hyperbolic n pi over h minus l. This is 2 over h and this is 0 to h integral g1 of y sin hyperbolic n pi over h y dy. अब स्टूडेंट्स g1 ऑफ y की वैल्यू मैं दे सकता हूँ, g2 ऑफ y की वैल्यू दे सकता हूँ जी. अब मैं जस्ट कोई भी वैल्यू दूँ तो आपने जस्ट इस तरह इंटीग्रेट करना है इसको, तो आपके पास bn आ जाएगा और bn की वैल्यू आपने इस सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया u4 का जी. क्या हम फिनिश हो गए? माई आंसर इज नो. अभी तो u4 निकाला है, अभी तो हमने u1, u2, u3 ये भी तो निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो मैं सारे काउंट करने की बजाय और उसके बाद u1, u2, u3 ये आपका होमवर्क हो गया. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. आफ्टर डूइंग होमवर्क आप u जो है बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी नो दैट n इज इक्वल टू 1 to 4 u n. ये भी सोल्यूशन है जी. या दूसरे लफ्जों में u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4. ये तो कैलकुलेट मैंने कर दिया आपको. ये तीनों आपने खुद करने और अपने u की वैल्यू जो फाइनल u है वो मेरे पास आ जाएगा जी. ठीक है, तो ये था हमारा लेप्लास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू टॉपिक इवन. अब मैं इससे कुछ एग्जांपल्स नहीं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में काम कराया हुआ, तो एग्जांपल्स मैं आपको एज ए होमवर्क दे दूंगा.
असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा शायद, और इस तरह से ये आपने इसको लेके चलना है और इसको फाइनल बहुत सारे आपने क्वेश्चंस करने हैं जी, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपको लर्ड राउडर ये काफ़ी बड़े देखें, ये 2 सफ़ों का सवाल नहीं है, 3 सफ़ों का सवाल भी नहीं है, जस्ट इट्स अ वेरी माइनर क्वेश्चन। लेकिन इसमें है क्या, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। जस्ट एक माइनर सा एक इशू था जिसको मैंने डिस्कस करना था, जो यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ सॉल्यूशन को मैंने डिस्कस किया जी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो मेन टॉपिक था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वो इख्तिताम पजीर हुआ। अब हम अपने जो दूसरा टॉपिक है सेडला, उसको हम देखने जाएंगे। तो उसमें एक स्टर्म प्रॉब्लम आता है और फिर आगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स आती हैं जी। स्टर्म प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है बेसिकली किसी हद तक, तो मैं डायरेक्टली उसको अभी नहीं करूँगा, क्योंकि फिर एक ही चीज़ दिस इज माई स्टाइल कि मैं अगर एक ही चीज़ एक वक्त में करा दूँ तो वो फिर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, वो मैं सबसे एंड पे रख लेता हूँ। अब मैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स कराऊंगा, क्योंकि जब मैं दोबारा ऐसा प्रॉब्लम कराऊंगा तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स दोबारा आपको रिकॉल हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अब इशू ये है कि मैंने आगे क्या करना है। अभी हमारे पास दो मेजर टॉपिक्स रहते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का to get the solution with the help of integral transforms, and the other one is the SL problem ji. What is the SL problem? The discussion on SL problem and how to obtain the solution of that particular SL problem ji. इस SL problem हम पहले integral transform को address करेंगे, उसके बाद हम SL problem को address करेंगे जी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स में बहुत सारी ट्रांसफॉर्म्स हो सकती हैं, बहुत सारी हैं, जैसे लेप्लास है, फोरियर, साइन, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, मिलन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, हेंकेल ट्रांसफॉर्म। तो हमारा जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो हमें अलाउड करते हैं ओनली 3 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर। द नंबर 1 इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म, द नंबर 2 इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड द नंबर 3 इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जी। और आई होप कि आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ के आए होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो, और ये एक अहम वजह है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है कि मैं जैसे फोरियर सीरीज़ टॉपिक में नहीं था, हमारे कंटेंट्स में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने फोरियर सीरीज़ पे 1.5 या शायद 2 लेक्चर स्पेंड किए। रीज़न ओनली दिस, देखें आप हर स्टेप पे फोरियर सीरीज़ यूज़ हो रही है, तो आपको फोरियर सीरीज़ आना ज़रूरी था। सिमिलरली अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप उसी वक्त आप अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो जब आपको बेसिक्स ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म आते होंगे, ठीक है। तो आज का जो बाकी लेक्चर है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम वेव थ्योरी और हीट इक्वेशंस लेंगे और एक दो क्वेश्चंस हम उनको एड्रेस करके लेप्लास ट्रांसफॉर्म को ख़त्म, देन इसी तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड देन इसी तरीके से हेंकेल ट्रांसफॉर्म को हम एड्रेस करेंगे जी। सो इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बेसिकली first we want to know what is the integral transform, then there are I will mention some important integral transforms, and then we will switch our attentions to Laplace transform जी, ठीक है। सबसे पहले हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड देन हम हेंकेल ट्रांसफॉर्म की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न व्हाट इज द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, लुक आपके पास फंक्शन था एफ ऑफ टी, आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया एक अनदर फंक्शन एफ ऑफ एस में, इज डिफाइंड बाय एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a to b k s t f of t dt. Here k s t is known as the kernel of this integral transform, ठीक है। s is the new variable, ठीक है। s जो है आपके पास एक नया वेरिएबल आ गया, जब आप f of t को ट्रांसफॉर्म करते हो तो t ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s में जी, ठीक है। और a और b जो है आपकी अपर एंड लोअर लिमिट्स होती हैं जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये कोई भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा उसमें ये कर्नल चेंज हो सकता है, लिमिट्स चेंज हो सकती हैं, बट मेन थीम रिमेन सेम जी। मेन थीम उसकी यही रहेगी कि वो a to b k of s t f of t dt is equal to f of s। आप कोई भी
लोड है। अब मैं अगली स्लाइड में आपको मैं शो करूँगा कि K of ST for Laplace is different, for Fourier is different, for Hankel is different, for Millen is different, और the limits are also different। अगली इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाह रहा था कि kernel and limits of the various integral transforms are given as, look at this। So for the Laplace transform this is e raised power minus st, k की वैल्यू जो थी वो e raised power minus st है, this is in both s and t। फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने इनको हाईलाइट किया है जिनको हमने स्टडी करना है। फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म ई रेज़ पावर आयोटा एस टी ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट। फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई साइन एस टी, देखिए ये एस टी का फंक्शन चला रहा है। सिमिलरली फोरियर कोसाइन और हेंकेल ट्रांसफॉर्म, दिस इज बेसल्स फंक्शन, ये जे एन आर बेसल्स फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस जो हम हेंकेल ट्रांसफॉर्म जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इसको भी टच करेंगे, बेसल्स फंक्शंस को। देन मिलन ट्रांसफॉर्म टी, इसका जो देखें एस माइनस टी और एस में दोनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, टी पावर एस माइनस 1 जी। और देखें जी लिमिट्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, देन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में 0 टू इन्फिनिटी है। देखें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो फुल प्लेट पे होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम, हीट प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल, वो हाफ प्लेट के लिए होता है, 0 टू इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, जिसमें टाइम आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है। तो टी तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, टी तो पॉजिटिव रहेगा, तो टी इज पॉजिटिव। सो समटाइम्स आपके पास डोमेन 0 टू इन्फिनिटी होती है, समटाइम्स आपके पास डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है जी। और अगर कोई और डोमेन हो जैसे कॉन्स्टेंट्स तो ज़ाहिर वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, ठीक है, जैसे अभी मैं अगले कुछ सवालों में कराऊंगा भी आपको। तो हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और हेंकेल ट्रांसफॉर्म है। इन दोनों ट्रांसफॉर्म के बारे में मैं डेफिनेटली थोड़ा सा आपको टच दूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि व्हाट इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड व्हाट इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। लेकिन मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है या मेरा मेन जो फोकस होगा वो इन तीन के ऊपर होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और हेंकेल ट्रांसफॉर्म के ऊपर। सो नाउ कम टू द व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म जी। सो इफ आई हैव अ फंक्शन एफ ऑफ टी और वो कंटिन्यूअस भी है ऑन गिवन इंटरवल और मैं उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ इन सर्टन वेरिएबल एस, तो उसको मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करूँगा? इफ आई यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे कह रहा है कि 0 टू इन्फिनिटी, ये अभी आपने पीछे देखा कि मैंने लैप्लास से 0 लोअर लिमिट ली थी और अपर लिमिट मैंने इन्फिनिटी रखी थी, और लैप्लास का जो ऑपरेटर है कर्नल ऑपरेटर, कर्नल है जो वो e raised power माइनस एस टी है एंड एफ ऑफ टी डी टी। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो लिमिट क्योंकि टी के ऊपर है तो टी तो खत्म हो जाएगा, देन यू आर लेफ्ट ओनली विद एस, सो दैट्स व्हाई आई कॉल दिस अ फंक्शन ऑफ एस ओनली। और इसे मैं कैपिटल एफ से डिनोट करता हूँ, बाज बुट्स में प्राइम के साथ भी डिनोट किया जाता है, बाज बुट्स में सिंपल कैपिटल लिख दें तो भी डिनोट किए जाते हैं। अब द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एस विल द इंटरवल एग्जिस्ट, हियर एस इज अ पैरामीटर रियल और कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोर्स ये दोनों तरह से ये बात करेगा, रियल में भी और कॉम्प्लेक्स में भी। जब फोरियर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों में बात करता है। आई विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस फोरियर लैप्लास फॉर दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म जस्ट टू शो दैट दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। और सिर्फ एक बात मैंने आपको बतानी थी कि आपकी इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि आपकी इंटीग्रेशन जो है इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। विदाउट इंटीग्रेशन यू कैन नॉट इमेजिन टू पास इन दिस कोर्स जी, ठीक है, टू गेट 50 मार्क्स इन दिस कोर्स विदाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के ऊपर आप फोकस करें, इट्स माई हम्बल एंड रिक्वेस्ट। और मैं इसको फोर्स भी करूँगा, आपको ऑर्डर भी दे रहा हूँ, ठीक है, हर काम कर रहा हूँ एज ए टीचर, इट्स माई राइट टू गिव यू सम ऑर्डर एज वेल। सो इट्स माई ऑर्डर टू, इफ यू डोंट हैव एक्सपर्टीज इन योर इंटीग्रेशन सो प्लीज अपनी इंटीग्रेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, ओके। सो अब मैं कुछ एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ जो आपको इसके साथ कॉन्फिडेंस देंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको ऐसा मिलेगा कि यू कैन सॉल्व दिस थिंग जी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स, मैं पहले इंतहाई सिंपल फंक्शन लेता हूँ जो आपको
कॉन्फिडेंस देने, लेट्स से में कांस्टेंट है 1, इस तरह लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा जी, यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लेप्लास L इज लेप्लास, सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो होता है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब लेप्लास ऑफ 1 किससे इक्वल होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस टी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, एंड लिमिट 0 टू इन्फिनिटी थी। ठीक है, अब मैं इसको मजीद -1 ओवर एस को मैं साइड पर लिख लेता हूँ, तो ई रेज़ पावर माइनस एस टी 0 टू इन्फिनिटी और 1 ओवर एस ई रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज़ पावर 0। लुक, ई रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होगा जी। ठीक है, इफ लुक एस यहाँ पे मौजूद है, एस टी की बजाय मैंने इन्फिनिटी पुट किया, so if my s is positive, तो ये होल थिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, so this whole thing is negative, so this goes to 0, so I am left with 1 over s, 0 minus 1, this gives me 1 over s, but s must be positive, s को पॉजिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज s नेगेटिव है, तो if s is negative then this minus into this minus makes it positive, so this goes to infinity। तो इसका फाइनाइट आंसर के लिए s को s शुड बी ग्रेटर देन 0 जी। ठीक है, लेट्स से अगर मैं लूँ एक फंक्शन लेता हूँ, तो इसका लेप्लास क्या होगा, लेप्लास ऑफ t, दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, या बाई पार्ट्स जिसको आप कहते हो। ठीक है, बाई पार्ट्स आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, ऑफ कोर्स आप इसको इंटीग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि आप इसे इंटीग्रेट करते गए तो फिर ये तो बढ़ता जाएगा, आपने इसको इंटीग्रेट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ पावर माइनस एस टी और माइनस एस टी एज इट इज 0 टू इन्फिनिटी माइनस 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी और माइनस एस, तो टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग, देखें अब इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करता हूँ फॉर s इज ग्रेटर देन 0, s इज ग्रेटर देन 0, इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म 0 और उधर से वो टर्म 0, तो द होल टर्म इज 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 ओवर s 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी, और ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी तो इंटीग्रल आपने यहाँ पे निकाला तो उसकी वैल्यू क्या आई थी 1 ओवर एस टी। मैं अब डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 ओवर एस टी, तो टोटल आंसर क्या आ गया 1/s स्क्वायर जी। दैट्स इट। अब अगर मैं लेट्स से टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल में मैं ले लेता हूँ ई रेज़ पावर ए टी, तो इसका लेप्लास क्या होगा, लेप्लास ऑफ ई रेज़ पावर ए टी, दिस शुड बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, जो फार्मूला है ई रेज़ पावर माइनस एस टी जो कर्नल है लेप्लास का, और फंक्शन एज इट इज डी टी। ठीक है, और ये अब प्लीज इनको फोकस कीजिए, दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन योर एग्जाम, ऑल्दो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर कंटेंट्स, बट दिस इज इंक्लूडेड इन योर एग्जाम जी। ठीक है, तो इनको आप हो से देखोगे जी। सो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी, मैंने कॉमन ले लिया, बेस सेम थी तो पावर ऐड हो जाएगी, ऐड होंगी तो माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस एस माइनस ए आ जाए, इसे इंटीग्रेट करूँगा तो ई रेज़ पावर माइनस एस माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस इंटू एस माइनस ए 0 टू इन्फिनिटी, एंड द सेम आर्गूमेंट। अब क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे टी भी था, इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, अगर s माइनस ए पॉजिटिव है, इफ s माइनस ए इज पॉजिटिव या s इज ग्रेटर देन a, तब तो ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज इट शुड बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको फॉर दिस पर्टिकुलर केस मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो दिस इज
जीरो मोमेंट, इसको मैं कांस्टेंट को बाहर रख लेता हूँ, माइनस एस माइनस है, दिस इज जीरो माइनस लोअर लिमिट ई रेज़ पावर जीरो जी, ई रेज़ पावर जीरो 1 minus 1 over s minus a into minus 1, this is equal to nothing but 1 over s minus a, Laplace of e raised power a t। और अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, Laplace of e raised power माइनस a t क्या होगा, 1 over s plus a। ठीक है, तो ये जो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने उसका लेप्लास लेना है तो आपके लिए उसका लेप्लास लेना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूँ, यहाँ पे जरा थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेता हूँ cos of at एंड sin of at जी, लेट्स से cos of at और sin of at जी, इनको मैं सॉल्व करता हूँ जी। द वन थिंग इज, देखें मेरी कोशिश है कि मैं अपनी लाइफ को इजी करूं। इजी करने का मतलब ये है कि अब मैंने एक्सपोनेंशियल में लिया है ना ई रेज़ पावर ए टी में, तो अगर मेरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए इस शेप में तो फिर मेरे लिए ज़्यादा इजीली इंटीग्रेट करना उससे आसान होगा। अब देखें लेप्लास ऑफ cos ऑफ ए टी, जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी cos of at dt। एक तो ये मेथड है कि मैं इसको एज इट इज़ लेके चलूँ और फिर इसको सॉल्व करूँ, और उसका तरीका कार ये होगा कि मैं इसको इक्वल्स टू आई रखूँ और लेट्स से इसको मैं ऐसे आई के को रखूँ 0 टू ई रेज़ पावर माइनस एस टी cos of at dt। ठीक है, और इसको फिर मैं सॉल्व करूँ, एक दफ़ा इंटीग्रेट करूँ, फिर दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करूँ, और फिर इस आई की हेल्प से उधर भी एक आई आ जाएगा, यहाँ पे भी एक आई मेरे पास आएगा, उस आई को इसके साथ मिला के मैं इसको सॉल्व करूँ। आई कैन डू दिस, लेकिन इसमें क्या इशू है, लेंथी है, हल्दी के चांसेस ज़्यादा हैं। आप इसको इट्स एज ए होमवर्क आप इसको जारी कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक और टेक्निक में आपको बताने लग रहा हूँ जो एक थोड़ी सी शॉर्टकट है कि दिस इज cos ऑफ ए टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर आप गौर करो तो दिस इज इक्वल टू, बल्कि अगर आप ऑयलर फार्मूला याद करो ई रेज़ पावर आयोटा ए टी किससे इक्वल होता था, cos ऑफ ए टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ए टी जी। तो cos ऑफ ए टी क्या होगा, ई रेज़ पावर आयोटा ए टी प्लस माइनस आयोटा ए टी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज cos ऑफ ए टी जी। अब इसी वैल्यू की बजाय मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि रियल वैल्यू ऑफ दिस थिंग जी, इस चीज़ जो रियल वैल्यू होगी वो मुझे चाहिए, या इसकी जो रियल वैल्यू है बजाय ये सारा करने के, ये तो एग्जैक्टली स्टेट को ला गया ना, तो मैं बजाय स्टेट ऐसे लिख लूँगा 0 ई रेज़ पावर माइनस एस टी ई रेज़ पावर आयोटा ए टी डी टी। इसका क्या मतलब है, ई रेज़ पावर आयोटा ए टी लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि इस रियल बात मैंने लिख लिया, तो इसका जो रियल पार्ट है बस मैंने वो पिक करना है। ठीक है, तो ये रियल अब साथ चल रहा है, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस माइनस आयोटा ए टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करूंगा रियल एज इट इज ई रेज़ पावर माइनस एस माइनस आयोटा ए टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस आयोटा ए 0 टू इन्फिनिटी। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 ओवर माइनस एस माइनस आयोटा ए जी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट रियल ऑफ 1 ओवर एस माइनस आयोटा ए, एंड दिस इज इक्वल टू, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 ओवर एस माइनस आयोटा ए मल्टीप्लाई बाई, अब इसका रियल पार्ट में कैसे लूँगा जब फ्रैक्शन में आ जाए, तो ये बेसिक थ्योरी है एफएससी में, मैं इसको s प्लस आयोटा ए डिवाइडेड बाई s प्लस आयोटा ए जी, ठीक है, रेशनलाइज कर लूँगा तो मेरे पास नीचे से आयोटा ख़त्म हो जाएगा और मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज s प्लस आयोटा ए डिवाइडेड बाई s स्क्वायर
माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर रियल ऑफ एस प्लस आयोटा ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और क्योंकि मैं रियल की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रियल पिक करूँगा, तो रियल की वैल्यू क्या है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखें कितना आसान इंटीग्रेशन होगी मेरे पास। मैंने जस्ट एक स्टेप किया, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक लेंथी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस होगी तो आप एक दो स्टेप्स में इसको ऐसे परे मार दोगे। ठीक है, सो दिस इज एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो लैप्लास ऑफ cos ऑफ 80 आ गया। तो लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 क्या होता है, वो इमेजिनरी वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग हो जाएगी, नजर आ रहा है यहाँ से, वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। तो इमेजिनरी वैल्यू क्या है, मैं यहाँ से देखें ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 जो होगा वो ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ आया तो दिस इज योर होमवर्क जी, क्योंकि cos ऑफ 80 जो बिल्कुल ये एक जैसा ही, जैसे cos ऑफ 80 है वैसे ये साइन ऑफ 80 होगा जी। नाउ कम टू द वेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाइपरबोलिक फंक्शन जी। ठीक है, कि हाइपरबोलिक फंक्शंस को आप कैसे डील करते हो जी। मैं हर एक से उठा के सवाल करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए और आप इसको कर सको जी। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन में लेट्स से लैप्लास ऑफ cos ऑफ हाइपरबोलिक 80, आपने इसको देखना है। तो cos ऑफ हाइपरबोलिक 80 जो होता है वो होता है e रेज़ टू द पावर 80 प्लस e पावर 80 डिवाइडेड बाई 2 जी। ठीक है, e रेज़ पावर 80 प्लस e रेज़ पावर माइनस 80, सॉरी माइनस e रेज़ पावर माइनस 80। इसको जब आप ओपन करोगे तो दिस इज cos हाइपरबोलिक 80 के एक फार्मूला है जो हमने एफएससी में किया। तो इससे जब लैप्लास देखोगे तो दिस इज 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस st cos hyperbolic 80 dt, and this is equal to nothing but 0 to infinity e raised power minus st or e raised power 80 plus e raised power minus 80 divided by 2 dt। ठीक है, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो 1 और 2 0 टू इन्फिनिटी e raised power minus s minus 80, देखिए ना s और मल्टीप्लाई होंगे तो पावर स्पेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, प्लस डी टी कर दें, साथ ही इसको मैं सेपरेट भी कर देता हूँ रादर देन डूइंग अनदर वन स्टेप। 1/2 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी एस माइनस प्लस ए एस प्लस ए टी डी टी। ठीक है, ये आ जाए, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस साइन था, ये माइनस साइन है तो वो माइनस कॉमन हो रहा तो ये प्लस हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 e रेज़ पावर माइनस एस माइनस ए टी और माइनस इंटू एस माइनस ए 0 टू इन्फिनिटी प्लस 1/2 e रेज़ पावर माइनस एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस ए 0 टू इन्फिनिटी। अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो इन्फिनिटी इसको 0 बना देगी, प्रोवाइडेड एस माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, तो 1/2 इंटू 0 माइनस इंटू 1 ओवर माइनस एस माइनस ए प्लस 1/2 0 माइनस 1 ओवर एस प्लस ए जी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक माइनस साइन भी मिस किया मैंने। ठीक है, तो ये माइनस साइन जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/2 कॉमन ले लें 1/2, तो 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस प्लस ए जी। इसका एलसीएम लें 1/2, देखें एलसीएम आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस इज एस प्लस ए और प्लस एस माइनस ए जी। कैंसिल हो गया 2s 2 कैंसिल हो गया तो दिस इज समथिंग लाइक दैट एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जी। हाइपरबोलिक साइन में यहाँ पे माइनस आ जाता है, जबकि सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें प्लस आता है जी। ठीक है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट सिमिलरली आपका होमवर्क है कि आपने लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 निकालना है।
और ऑफ कोर्स साइन हाइपरबोलिक ए टी जो है वो होता है ई रेज़ पावर ए टी माइनस ई रेज़ पावर माइनस ए टी ओवर 2 दिस इज साइन हाइपरबोलिक ए टी। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने एड्रेस करना है वो है टी को पॉलिनोमियल आ जाता है आपके पास, उसकी पावर लेट्स से लैप्लास ऑफ टी पावर एन जी पावर, ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? ठीक है, इसका क्या, जैसे टी क्यूब का लैप्लास क्या होगा, असल में मैंने हर एक को एड्रेस किया है, जैसे एक्सपोनेंशियल को एड्रेस कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक को कर लिया, हाइपरबोलिक को कर लिया, अब हम पॉलिनोमियल को देखने जा रहे हैं। ठीक है, लैप्लास ऑफ टी पावर एन, तो लैप्लास ऑफ टी पावर एन इज नथिंग बट 0 to infinity e raised power minus s t power n dt and ये हमने ऑब्टेन करना है जी। सो हो आई शुड डू दिस 0 to infinity, मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस एस टी पावर एन डी टी। इंडक्शन से भी किया जा सकता है, ऐसा कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन वो फिर मुझे nth टर्म लिखने में कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी मसला होगा। अब यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर में डायरेक्ट करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। तो इस पॉलिनोमियल है, इसको तो मैंने डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करूँगा तो n पावर डी जी पावर प्लस होती जाएगी। ठीक है, इसको मैं करूँगा तो ये आ जाए e टू माइनस एस टी ओवर माइनस एस टी पावर एन एज इट इज़ 0 to infinity minus 0 to infinity e raised power minus s t over minus s n into t power n minus 1 dt। ठीक है, जब ये आ गया, अब देखें इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वजह से जीरो हो जाएगा। देखें अब क्वेश्चन आ सकता है आपके जहन में कि सर e रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी पावर n है, ये क्या मुझे दे रहा है? तो देखें इन्फिनिटी पावर n रहेगा, बट ये e पावर इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल पावर इन्फिनिटी, ये ज़्यादा रैपिडली डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो ये रैपिडली इम्प्रूव करेगा और ये स्लोली करेगा, देयरफॉर इट शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड द फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, बट ये 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ होल की होल, दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0 जी। तो वी आर लेफ्ट ओनली विद प्लस 1 ओवर एस 0 टू इन्फिनिटी, बल्कि n भी मैं बाहर निकाल लूँ, ये n जो है आई एम लेफ्ट ओनली विद e रेज़ माइनस एस टी रेज़ पावर n माइनस 1 डी टी। अगर आप होल से देखो तो दिस इज लैप्लास ऑफ t पावर n माइनस 1 है जी। लैप्लास ऑफ t पावर n आप कैलकुलेट करने दिए थे, आपने लैप्लास ऑफ t पावर n माइनस 1 में उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया और ये आ गया। ऑन द सेम पैटर्न लैप्लास ऑफ t n माइनस 1 जो होगा वो किससे इक्वल होगा? n माइनस 1 ओवर s लैप्लास ऑफ t n माइनस 2। सिमिलरली लैप्लास ऑफ t क्यूब किससे इक्वल होगा? 3 बाई s e रेज़ टू द पावर, सॉरी लैप्लास ऑफ t स्क्वायर, और लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर किससे इक्वल होगा? 2 बाई एस लैप्लास ऑफ टी, एंड लैप्लास ऑफ टी किससे इक्वल होगा? 1 बाई एस इंटू लैप्लास ऑफ 1। तो आप देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो ये ऑन दैट सब्स्टिट्यूशन आई डेफिनेटली गेट लैप्लास ऑफ टी एन जो होगा n over s minus 1 no n minus 1 over s sorry into n minus 2 over s up to so on up to 3 over s up to 2 over s up to 1 over s into Laplace of 1। look ये n टर्म्स हैं, तो s जब n टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो s पावर n बन जाएगा, और ये n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू 3 2 1, तो ये क्या बन जाएगा? इसको मैं अगर n फैक्टोरियल में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ n इंटू लैप्लास ऑफ 1। लैप्लास ऑफ 1 द वेरी फर्स्ट एग्जांपल वो 1 ओवर s होता है, तो n फैक्टोरियल ओवर s पावर n इंटू 1 ओवर s। सो द फाइनल आंसर इज लैप्लास ऑफ t पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s n प्लस 1 जी। और
gamma function में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ in some books it should be written like this n plus 1 over s n plus 1। जो gamma function है वो n plus 1 is equal to n factorial equal होता है। gamma function क्या होता है? होमवर्क, ठीक है। आप वेब खोलो, जस्ट गूगल करो इसको गैमा फंक्शन, तो आपके पास बहुत अच्छा लिटरेचर मिल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और से कहना जरूरत होती है दिस इज योर होमवर्क जी। और जब मैं होमवर्क की बात कर रहा होता हूँ दिस इज योर होमवर्क, तो इसका मतलब है कि वो आपसे पूछा जा सकता है, उससे कोई नंबर हो सकता है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ गैमा फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। तो क्योंकि आप MSc में हो तो आपको हर चीज़ सामने नहीं दी जा सकती, कुछ चीज़ें को आपने खुद भी करना है, ठीक है। तो जैसे गैमा फंक्शन है इसको आपने खुद एड्रेस करना है। और इसके बाद पॉलिनोमियल के बाद हम बात करते हैं इसके जो लेट्स से मैं यहाँ पे इनके फार्मूलाज दोबारा लिख देता हूँ साउंड ताकि आपको याद रहे। लैप्लास ऑफ cos ऑफ AT, देखें s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ AT a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लैप्लास ऑफ e रेज़ पावर AT 1 ओवर s माइनस a, लैप्लास ऑफ e रेज़ पावर माइनस AT 1 ओवर s प्लस a, एंड सिमिलरली लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT, पहले लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक AT लिख लूँ क्योंकि s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज a ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो लैप्लास ऑफ t पावर n, दिस इज n फैक्टोरियल ओवर sn प्लस 1। सो स्टूडेंट्स आज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे इसको रोकता हूँ इस काम को। कल हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि उसके आप किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। लेकिन उससे पहले हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे लेट्स से अगर लैप्लास ऑफ e रेज़ पावर AT cos ऑफ AT हो, cos ऑफ BT हो लेट्स से, इसका इंटीग्रल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम एड्रेस करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम उनको पढ़ेंगे तो बजाय से सारी कैलकुलेशंस करने के हम बड़ी आसानी के साथ अपना जो मुद्दा है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे रोकता हूँ। आज हम देखते हैं हमने क्या क्या किया है। आज हमने बेसिकली लैप्लास इक्वेशंस को डील किया, लैप्लास इक्वेशंस को इन स्पेशल केस ऑफ हीट कंडक्शन प्रॉब्लम, और उसमें हमने जो डिकम्पोजिशन की थी लास्ट लेक्चर में उसको हमने कंप्लीट किया, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, और उसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टॉपिक, ठीक है। इन द वेरी नेक्स्ट इस पे हमने सोचा कि इसको बजाय असल प्रॉब्लम शुरू करने के मैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करूँगा आपको, क्योंकि अभी आप इंटीग्रेशन से फिर थोड़े पीछे हट रहे हो। तो आखिरी लेक्चर में आपको मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा, तो उसमें फिर मुझे ये डर है कि कहीं आप उसको लाइट ना ले लो, ठीक है। तो आपको उसके साथ इन टच रखने के लिए मैं पहले इंटीग्रेशंस थोड़ी आपकी बेहतर बनाऊंगा, जिसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, हैंकेल ट्रांसफॉर्म है, ये तीनों में कराऊंगा। उसके बाद फिर हम एंड पे इंशाअल्लाह लजीज एसएल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना रोकते हैं। कल हम इंशाअल्लाह लैप्लास ट्रांसफॉर्म को जो आने वाले दिन, कल से मुराद ये है कि आने वाले लेक्चर में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक प्रॉपर्टीज़ और सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाएंगे, और हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशंस में। और अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने 7th 8th में सीखा था, ठीक है। 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में हमने अलजेब्राइक इक्वेशंस को डील करना सीखा हुआ है, तो वो अब कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है कि वो आपकी जस्ट उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है आपके अलजेब्राइक इक्वेशंस में, ओके। ये कल हम इंशाल्लाह इसी डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।